हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन 12th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और फिजिक्स सब्जेक्ट में अपन ने 12th क्लास के फर्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट यूनिट की चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में। और नेक्स्ट अपन आज पीछे अपन ने आवेशों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके प्रकार, मात्रक, विमा और आवेशन की विधियां पढ़ी है। आज अपन बात करेंगे चालकता के आधार पर चालकों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, इस टॉपिक पर आज अपन चर्चा करेंगे। चालकों का वर्गीकरण मुख्यतः अपन सुनते आ रहे हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, ठीक है। और इसके साथ ही अपन आज एक अति चालक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। क्लियर है? अर्थात अपन यहां समझ सकते हैं कि चालकता के आधार पर चालकों का वर्गीकरण मूलतः 3 भागों में किया गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और चौथा कौन सा रह जाएगा? अति चालक। क्लियर है? तो देखिए, नंबर फर्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? चालक की। चालक कहें या इसको सुचालक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सुचालक भी कहा जा सकता है। नंबर 2 अपन बात करें कुचालक। कुचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थों को अपन विद्युत रोधी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? विद्युत रोधी पदार्थ। तीसरा बिंदु अपना रहेगा अर्धचालक। क्या रहेगा? अर्धचालक। क्लियर है? और चौथा बिंदु अपना है वो है अतिचालक। वो है अतिचालक। अब देखो, अपन ने चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया है कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया है। नंबर फर्स्ट अपन ने लिखा है चालक या सुचालक, और सेकंड अपन ने लिखा है कुचालक, जिसको अपन विद्युत रोधी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युत रोधी भी कहा जा सकता है। तीसरा बिंदु अपन ने लिखा है अर्धचालक, और चौथा बिंदु अपना रहेगा अतिचालक। अब इनके बारे में अपन विस्तार से जाने कि चालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है, कुचालक या विद्युत रोधी क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और अतिचालक क्या होता है। जैसा कि नॉर्मली अपन जानते हैं चालक और कुचालकों के बारे में, दैनिक जीवन में कई चालक भी अपन यूज लेते हैं, कुचालक भी अपन यूज लेते हैं, ठीक। तो अपन सबसे पहले चालकों की बात करें तो चालकों में मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा कि चालक या सुचालक किसे कहेंगे। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें अपन नॉर्मली जानते हैं कि धारा प्रवाह जिसमें होता है उसे अपन क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहा जा सकता है जिनमें धारा प्रवाह है होती है, ठीक है। इसकी वेल डेफिनेशन अपन दें तो प्रकार कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह है या विद्युत का संचरण। दोबारा देखना, वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह है या विद्युत का संचरण आसानी से संभव हो, आसानी से संभव हो, क्या कहलाएगा? चालक या सुचालक पदार्थ कहलाएगा। एक बार फिर से अपन डेफिनेशन को सुनते हैं ठीक से कि वे पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत का आसानी से चालन संभव हो, सुचालक या चालक पदार्थ कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को अपन इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र विचरण आसानी से संभव हो, चालक या सुचालक कहलाते हैं। अपन बात कर रहे थे चालक या सुचालक की, तो चालक और सुचालकों की मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल अपन लें चालक या सुचालक।
तो अपन यूं कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ अपने सामने हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, धारा प्रवाह संभव हो सकता है या विद्युत का चालन संभव हो सकता है। जैसे अपन जानते हैं चांदी, क्या चांदी जो होती है वो विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। और अपन इसको ऐसा भी मानते हैं कि ये सबसे अच्छा चालक होता है। चालकों में सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, चांदी को माना जाता है। दूसरा अपन लें तांबा, क्या ले सकते हैं, तांबा। देखो सबसे ज्यादा अपन सुचालकों में चालकता किसकी मानते हैं, चांदी की मानते हैं। बट चांदी को क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत के उपकरणों में कम किया जाता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, लोहा, जल, गीली लकड़ी। अब देखो यहां अपन जो गीली लकड़ी ले रहे हैं, जब लकड़ी जब तक गीली है उसमें पानी की मात्रा है तब तक तो वो किसमें आएगी, चालकों में आएगी। तब तक तो किसमें आएगी, चालकों में आएगी। लेकिन जब सूख जाए, लकड़ी में पानी की मात्रा नहीं हो, उस केस में वो किसमें आ जाएगा, वो चालकों की भांति व्यवहार करती है। क्लियर है ये बात। अपन ने चालकों के बारे में जाना है कि चालक कौन से पदार्थ होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और चालक कौन कौन से पदार्थ हैं उनके एग्जाम्पल। जैसे एक बार फिर से चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, जल। और भी अपने दैनिक जीवन में अपन बहुत सारे चालकों का प्रयोग करते रहते हैं। क्लियर है, क्या ये बात आपको है। आगे चलें अपन नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें चालकों में या चालकों के वर्गीकरण में। तो दूसरा अपना आता है कुचालक या विद्युतरोधी। अब देखो जैसे अपन ने चालकों या सुचालकों के बारे में जाना है, उसी प्रकार अपन किसकी बात करेंगे, कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थों की बात करेंगे। दूसरा बिंदु जो है अपना है वो है इसका क्या, कुचालक या इसको कहें विद्युतरोधी। क्या कहें, विद्युतरोधी। अब देखो वैसे नाम से स्पष्ट है कि जहां कहीं भी बाधा उत्पन्न होती है, अर्थात विद्युतरोधी यानी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न जहां होगी, तो स्वाभाविक सी बात है धारा का प्रवाह है संभव नहीं हो पाएगा। धारा का प्रवाह क्या नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। अर्थात ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह है संभव नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र विचरण नहीं कर पाते हैं, आवेश का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है, वे सारे के सारे पदार्थ किन में लेंगे, कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थों में काउंटिंग की जाएगी। देखिए इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले कुचालक मैंने आपको कहा है कि नाम से स्पष्ट है, कुचालक जो चालक नहीं हो, जो चालक नहीं हो। तो अपन इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह है या विद्युत का संचरण आसानी से संभव नहीं हो, या अपन यूं कह सकते हैं कि संभव ही नहीं हो। क्या नहीं हो, संभव ही नहीं हो। आसानी भी अपन लगाएं या कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अपन इस डेफिनेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं एक बार फिर से कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह है या विद्युत का संचरण संभव नहीं हो, क्या कहलाएंगे, कुचालक या विद्युतरोधी पदार्थ कहलाते हैं। क्या ये आप लोगों को समझ में आ गई बात। तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसा कि मेरे हाथ में एक डस्टर है, लकड़ी का बना हुआ है। मैंने अभी जस्ट पहले आपको लकड़ी का एग्जाम्पल चालकों में दिया था, बट मैं इस लकड़ी का एग्जाम्पल आपको कुचालकों में भी दूंगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि जब तक लकड़ी में पानी की मात्रा संभव हो तब तक तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, सुचालकों की भांति व्यवहार करेगा। और जब इसमें पानी की मात्रा संभव नहीं हो तब ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, कुचालकों की भांति व्यवहार। कई लोग ये कहते हैं कि सर पानी में भी
धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। कब? जब वो पानी कैसा हो? शुद्ध पानी हो। शुद्ध पानी में कभी भी धारा प्रवाह है संभव नहीं होता है। शुद्ध पानी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अपना नॉर्मल H2O है वो विद्युत का क्या होता है? सॉरी, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, और जो नॉर्मल अपना H2 है वो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। अर्थात उसका अपन एग्जाम्पल चालकों में लेते हैं, और जो शुद्ध पानी है उसका अपन किस में लेते हैं? D2O का कुचालकों में लेते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं कुचालकों की एग्जाम्पल। प्लास्टिक, सबसे पहले प्लास्टिक लें। दूसरा अपन ले सकते हैं रबर। प्लास्टिक, रबर, और भी आप लोग जानते होंगे, बताना। देखिए मैंने अभी कहा था सूखी लकड़ी। तो वे पदार्थ, वे सारे पदार्थ इसमें आएंगे जिनमें आवेश का प्रवाह या विद्युत का चालन, या अपन कहें इलेक्ट्रॉनों का स्वतंत्र विचरण संभव ही नहीं हो। किनमें आएंगे? कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? आगे चलें। क्लियर? थर्ड बिंदु अर्धचालक। तीसरा बिंदु अपना है वो क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक कौन से हैं? सबसे पहले चालकों की अपन बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं, नाम से स्पष्ट है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्ध आधा, चालक का मतलब चालन। वे पदार्थ जो आधे प्रकार से यानी आधा भाग उनका चालकता दर्शाता हो और आधा भाग क्या हो? वो विद्युत रोधी हो या कुचालक हो। इसकी डेफिनेशन अपन किस प्रकार दे सकते हैं? देखना, उन पदार्थों की मैं बात कर रहा हूं जो चालकता भी प्रदर्शित करते हैं और वो कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, दोहरा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थ यानी जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दोहरा व्यवहार अपन कहें कि वो चालकों की भांति भी काम करते हैं और कुचालकों की भांति भी काम करते हैं। अब देखो अपन यहां बात करें कि अर्धचालक, अर्धचालक दोहरा व्यवहार कैसे करेंगे? कि वे पदार्थ, इनकी डेफिनेशन अपन देखें तो वे पदार्थ जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम, जिनकी चालकता क्या हो? चालकों से कम हो और कुचालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहलाते हैं। एक बार डेफिनेशन दोबारा से सुनना, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम हो और कुचालकों से अधिक हो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई हो? तो अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इसके एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन, नाम सुना होगा आपने सिलिकॉन। दूसरा एग्जाम्पल जर्मेनियम, ETC। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो पदार्थ हैं वो किनकी भांति व्यवहार करते हैं? अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें चालकों, इनमें जो चालकता है वो चालकों से तो कम है और कुचालकों से क्या है? अधिक। इसलिए ये दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, चालकता भी दर्शाते हैं और विद्युत रोधी की भांति भी ये व्यवहार करते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? तो अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें अतिचालक की। देखना लास्ट इसका बिंदु है अपना अतिचालक। ठीक है, अतिचालक, अतिचालक अपन किसको कहेंगे? अभी तक अपन ने चालक, कुचालक और अर्धचालकों के बारे में जानकारी ली है, पढ़ा है, डेफिनेशन सुनी है, एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन ये भी एक नाम से स्पष्ट होने वाला शब्द है अतिचालक। जो चालकों से भी चालक हो, चालकों से भी ज्यादा चालक हो, वो कौन से पदार्थ होंगे? अतिचालक पदार्थ होंगे। अर्थात इसकी डेफिनेशन अपन सुने या देखें तो अपन इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि वे पदार्थ, वे पदार्थ की चालकता अति न्यूनता पर
वे पदार्थ जिनकी चालकता अति न्यून ताप पर अनंत हो तथा प्रतिरोधकता शून्य हो, क्या कहलाएंगे? अति चालक कहलाएंगे। एक बार डेफिनेशन फिर से सुनना, वे पदार्थ जिनकी चालकता अति न्यून ताप पर अनंत हो तथा प्रतिरोधकता शून्य हो, प्रतिरोधकता शून्य हो, अति चालक कहलाते हैं। अब देखो इसमें एक कंडीशन लगी है कि अति चालक पदार्थ जो होते हैं वो एक कंडीशन पे काम करते हैं, यानी उसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। अति न्यून ताप पर ही वो किसकी भांति व्यवहार करेगा? अति चालक की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर है? दोबारा से एक बार इसकी डेफिनेशन सुन सकते हो यदि समझ में नहीं आई है। ठीक है, वे पदार्थ जिनकी चालकता अति न्यून ताप पर अनंत तथा प्रतिरोधकता शून्य हो, प्रतिरोधकता शून्य हो, अति चालक कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल एक ही दिया गया है, मरकरी। क्या दिया गया है? मरकरी। और मरकरी का दूसरा नाम अपन जानते हैं, उसको पारा भी कहा जा सकता है। मरकरी का जो पारा होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? अति चालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन आपने सुना होगा ये कब व्यवहार करता है अति चालक की भांति? जब टेम्परेचर क्या हो? अति न्यून टेम्परेचर हो, कम से कम तापमान पे, न्यून तापमान पर ये किसकी भांति व्यवहार करता है? अति चालक की भांति व्यवहार करता है। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि चालक क्या है, कुछ क्या है, विद्युत रोधी या अर्ध या अति चालक, ये सारी चीजें क्या है? ठीक है, तो अपन आगे बात करें। अब देखो आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर ये चालक हैं, कुचालक हैं, इनमें कई जो पदार्थ हैं जो चालक हैं, कई पदार्थ हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, कई पदार्थ हैं वो अति चालक की कई भांति जो हैं वो अर्ध चालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो इनमें ऐसा क्या होता है कि कई जो कुचालक है वो कुचालक की भांति व्यवहार क्यों करता है, चालक वो चालक की भांति व्यवहार क्यों करता है, अति चालक है वो अति चालक की भांति व्यवहार क्यों करता है? तो इनके पीछे भी एक रीजन है, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपने नाम सुना होगा, परमाणु का नाम सुना होगा। आपने सुना है? सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, मैंने भी सुना है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं परमाणु की। किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु की। अब देखो पहली चीज अपन परमाणु के बारे में जाने तो परमाणु एक सूक्ष्म कण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म कण। और उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से देखी होगी आपने, या सुना होगा या पढ़ा होगा। क्लियर है? इस प्रकार से परमाणु की संरचना आपने गोलीय संरचना उसकी पढ़ी होगी। ठीक है, अब ये एक परमाणु मैंने लिया है, तो परमाणु के अपन बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं कि परमाणु एक गोलीय संरचना है और उसका सेंटर बिंदु जो होता है, उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब ये जो सेंटर बिंदु है, इस सेंटर बिंदु को अपन बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और जो परमाणु होता है उसकी विभिन्न कक्षाएं होती है। मीन्स जो नाभिक होता है उसके अंदर, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब देखो इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाएं होती। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऐसी संरचना की अपने को क्यों आवश्यकता पड़ रही है? ठीक है, इसके बारे में अपन जानते हैं कि अपन ने एक परमाणु लिया है, इसके सेंटर बिंदु को अपन ने नाभिक कहा, और सेंटर बिंदु यानी जहां नाभिक इसका होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। अब देखो चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
अब देखो ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ एक अभिकेंद्रीय बल भी लगता है। नाभिक का जो है वो एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण ये स्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कोई चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि जो प्रोटॉन है उस पर धनावेश पाया जाता है या धनात्मक आवेश पाया जाता है। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रॉन है, निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन शायद आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो अपने को जानना है कि चालक, कुचालक, अर्धचालक वो इनकी भांति व्यवहार क्यों करता है। क्या ऐसा क्या होता है उनमें कि वो चालक है वो चालक की भांति ही व्यवहार करता है, कुचालक है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कभी कुचालक चालक की भांति व्यवहार नहीं कर सकता क्या? या अपन कहें जो चालक है वो कुचालक की भांति व्यवहार नहीं कर सकता क्या? लेकिन क्यों ऐसा? इसलिए इनमें होता है, निश्चित प्रॉपर्टी होती है, निश्चित इनका गुण होता है, इसलिए इनमें चीजें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं, मैं आपको बताता हूं, यहाँ परमाणु को लेकर चर्चा मैंने इसलिए आपको बताई है कि अपन ये जाने कि जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। अपन ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी पदार्थ हो उसमें स्वतंत्र घूमेंगे, विचरण करेंगे, है ना, इधर, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है आवेश का प्रवाह संभव हो जाएगा या धारा प्रवाह संभव हो जाएगा। अदरवाइज धारा प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा, अदरवाइज धारा प्रवाह है संभव नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर है? तो अब यहां है वो अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक बल लगता है नाभिक के द्वारा, अभिकेंद्रीय बल, जो इन इलेक्ट्रॉनों को एक बॉन्ड, प्रबल बंध से बंधित रखता है, आसानी से उसको टूटने नहीं देता है। अदरवाइज बंध टूट जाए, अस्त व्यस्त ये गति करने लग जाए तो परमाणु की संरचना क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्लियर है? अपन देखो यहां बात कर रहे हैं, मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा। नंबर फर्स्ट, मुक्त आवेश, पहली डेफिनेशन होगी वो होगी मुक्त आवेश की, और दूसरी जो डेफिनेशन होगी वो होगी बद्ध आवेश की। किसकी होगी? बद्ध आवेश की। क्लियर है? इसके माध्यम से अपन जानेंगे सबसे पहले मुक्त आवेश। मुक्त का मतलब स्वतंत्र, आवेश बोले तो चार्ज, उस चार्ज की बात अपन करेंगे जो स्वतंत्र हो अपने आप में। कैसा हो? स्वतंत्र हो। जैसे मैं स्वतंत्र हूं, है ना, आराम से इधर भी घूम सकता हूं, इधर भी घूम सकता हूं, आपके सामने भी देख सकता हूं, तो मैं क्या हूं? स्वतंत्र हूं। जबकि मेरे को यहाँ कोई आके जकड़ ले, है ना, तो क्या मैं इधर उधर आसानी से घूम पाऊंगा? नहीं ना। ठीक है, तो मेरी जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब मैं स्वतंत्र विचरण कर रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं, तो मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, उधर भी जा सकता हूं, सामने भी आ सकता हूं, पीछे भी जा सकता हूं, बोर्ड पे काम भी कर सकता हूं। क्लियर? तो ऐसा ही इनमें होता है कि जब आवेश क्या हो? फ्री हो, मुक्त हो, है ना, स्वतंत्र हो, तो उसमें धारा प्रवाह है संभव हो सकता है। और उसी चार्ज को अपन पकड़ लें या जकड़ लें एक जगह, उसको एक जगह स्थायी कर दिया जाए तो धारा प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। और जब तक आवेश स्वतंत्र विचरण नहीं करेगा तब तक उसमें धारा प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले मुक्त आवेश की बात करें, मुक्त आवेश क्या होता है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, अब यहां आंतरिक और बाह्यतम को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो नाभिक से दूर कक्षाएं हैं, जो काफी दूर वाली कक्षाएं हैं, उसको अपन बाह्यतम लेंगे। ठीक है, और आंतरिक कक्षाएं जो नाभिक के काफी नजदीक में है, नाभिक के क्या हो? काफी नजदीक में, उन कक्षाओं को अपन लेंगे आंतरिक कक्षाएं। ठीक है, इस प्रकार से अपन यहां समझेंगे। ठीक है, अब देखो नाभिक की बाह्यतम कक्षाओं में, नाभिक की बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले वे इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो
थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के, नाभिक की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के नाभिक से अपना बंध आसानी से तोड़ ले, अर्थात पदार्थ में स्वतंत्र विचरण करना प्रारंभ कर दे, क्या कहलाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तथा उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को ही अपन मुक्त आवेश कहेंगे। ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आई हो, एक बार फिर से अपन इस डेफिनेशन को सुनते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। दोबारा देखना, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी ऊर्जा पाकर के नाभिक से अपना बंध तोड़ लें और पदार्थ में स्वतंत्र विचरण करना प्रारंभ कर दें, क्या कहलाएंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश को अपन क्या कहेंगे? मुक्त आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? मुक्त आवेश कहेंगे। इतनी बात। देखो, मुक्त आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अब देखो दूसरी डेफिनेशन अपन बात करेंगे बद आवेश। बद आवेश के बारे में जानते हैं। तो बद आवेश क्या होता है? बद का मतलब होता है बंधा हुआ, है ना, स्थायी चार्ज, है ना, जो इधर उधर स्वतंत्र विचरण खुला नहीं घूम सकता हो, वो होता है बद, ठीक है ना। अब देखो बद का मतलब यहां अपन लें कि परमाणु आंतरिक कक्षा, मैंने आपको बताया था ना, जो नाभिक के काफी पास में होगी, कौन सी होगी? जो नाभिक के काफी पास में होगी। अपन बात करेंगे बदावेश की, तो अपन यूं कहेंगे कि परमाणु की आंतरिक कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ प्रबल बल से, नाभिक के साथ प्रबल बल से बंधित हो, जिनका बंध तोड़ना असंभव हो, क्या कहलाएंगे? मुक्त आवेश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मुक्त आवेश। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश मुक्त आवेश कहलाएंगे। एक बार डेफिनेशन दोबारा सुनना, परमाणु की आंतरिक कक्षा में पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ प्रबल बल से बंध तोड़ना असंभव हो, वे इलेक्ट्रॉन बद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं तथा उन पर उपस्थित आवेश बद आवेश कहलाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई हो? तो अपन आगे इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको मुक्त आवेश और बद आवेशों के बारे में बताया है। अब अपन वापस आते हैं इन टॉपिकों के माध्यम से चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक, ठीक है। कि चालकों में क्या होता है? मुक्त आवेश पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वो किसकी भांति व्यवहार करते हैं? चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी जितने भी चालक हैं, जितने भी क्या हैं? चालक हैं, वे चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। दोनों में से आपको एक बात याद रखनी है, या तो चालक वे हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, या वे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालक है। क्लियर है? तो यहां से अपन ये भी कहें कि जैसे चालक है, जैसे मैंने एल्यूमिनियम का तार लिया है, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कभी आपने ऐसा देखा कि एल्यूमिनियम का वायर पड़ा है और उसमें अपने आप ही धारा प्रवाह हो रही, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, उसको बाह्य ऊर्जा देनी ही पड़ती है, बाह्य स्रोत से उसको कनेक्ट करना ही पड़ता है। अपन बैटरी या सेल के माध्यम से उसको कनेक्ट करते हैं तो उससे होते हुए धारा प्रवाह आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन वो बढ़ता कब है? जब जो अपन ने पदार्थ लिया है उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सके? स्वतंत्र विचरण कर सके, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के साथ दुर्बल बल से बंधे हुए हैं, नाभिक के साथ दुर्बल बल से बंधे हुए हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अपना बंध नाभिक के साथ जो बंधा हुआ है वो आसानी से तोड़ करके पदार्थ में स्वतंत्र विचरण कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया था कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं उधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, सामने भी जा सकता हूं, तो मेरा काम चल रहा है, ठीक है, मैं आपको आसानी से हर एक चीज जा रहा हूं, ठीक है। और मैं यहाँ मेरे को जकड़ लिया जाए, एक जगह स्थायी कर दिया जाए, तो क्या मैं आपको ये सारी प्रोसेस करके बता सकता हूँ? नहीं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों में होता है,
कि इलेक्ट्रॉन यदि स्वतंत्र है तो में स्वतंत्र विचरण करेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो धारा प्रवाह संभव होगा, अदरवाइज नहीं। यानी बद्ध आवेश, यानी आवेश को एक जगह स्थायी कर दिया इसलिए वो स्वतंत्र विचरण नहीं कर पाएगा, इसलिए धारा प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब देखो ये तो अपन ने चालकता के आधार पर चालकों का वर्गीकरण किया है।